पिछले सेशंस में हमने देख लिया एक तो अर्बनाइजेशन रिलेटेड थिंग्स एंड पॉवर्टी रिलेटेड थिंग्स। अभी आगे बढ़ते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो दूसरे मुद्दे हैं और अपने मेंस पेपर में कहीं ना कहीं परेशान करते हैं। वन इज दैट ऑफ हंगर एंड फूड सिक्योरिटी, फिर हेल्थ, एजुकेशन, एजुकेशन के बाद जेंडर इक्वालिटी, और ये महिलाओं को, युवाओं को, सबको नौकरी रोजगार मिले उसके लिए स्किल डेवलपमेंट और वो सारी बातें। सो फर्स्ट वी फोकस ऑन दिस हंगर एंड फूड सिक्योरिटी। सवाल, ये सेशन शुरू होने से पहले मैंने आपको एक सवाल का जवाब लिखने को बोला था कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन एलिविएटिंग द इश्यूज ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड इन्फ्लेशन इन इंडिया। भारत में कुपोषण और मुद्रास्फीति के मुद्दों को समाप्त करने में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के महत्व पर चर्चा करो। ये सवाल आपको दो जगह पे परेशान कर सकता है, एक तो इश्यूज रिलेटेड टू हंगर बोल के GS2 पेपर में, और सप्लाई चेन मैनेजमेंट और इश्यू एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बोल के GS पेपर नंबर 3 में। सबसे पहले ऐसे कोई भी बोल बच्चन टॉपिक है तो यू हैव टू मेमोराइज द डेफिनेशन। फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी की व्याख्या क्या हो सकती है? सभी लोगों को सभी समय पे खाना मिल जाए, राइट? बट इस प्रकार से ऑल द पीपल हैव एक्सेस टू फूड ऑल द टाइम। और एक्सेस कैसा? फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक। फिजिकल एक्सेस मतलब मेरे पास पैसा है तो सामने खाना होना भी चाहिए, पैसा देने पर भी खाना ना मिले ऐसी चीज ना हो। सेकंड, इकोनॉमिक एक्सेस, खाना खरीदने के लिए पैसा पहले होना चाहिए। सोशल एक्सेस, घर में खाना तो है लेकिन आप बेटे को ज्यादा न्यूट्रिशियस फूड दे रहे हैं और बेटी को कम दे रहे हैं, दैट शुड नॉट हैपन। आपके पास पैसा है लेकिन कोई दूसरी रेस या कास्ट के लोग आपको अच्छा खाना पीने से रोक रहे हैं, तो सोशल एक्सेस भी होनी चाहिए टू फूड दैट इज सफिशिएंट एंड न्यूट्रिशियस। पर्याप्त मात्रा में भी हो और न्यूट्रिशियस भी हो, केवल गेहूं चावल नहीं, फल, सब्जी, दूध, दही सब कुछ होना चाहिए। सो दैट इज फूड सिक्योरिटी, दैट ऑल द पीपल एट ऑल द टाइम हैव एक्सेस टू, have physical, social and economic access to sufficient and nutritious food. Second, malnutrition. Malnutrition की क्या व्याख्या करेंगे? It is a physiological condition. अगर प्लांट को अच्छी तरह से ग्रो करना है then you require micronutrients and macronutrients. Same way, अपने इंसान के विकास के लिए भी माइक्रो एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड, लेकिन उसका अनबैलेंस हो जाए तो उसके चलते जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन दिखती है उसे हम बोलते हैं मालन्यूट्रिशन। मालन्यूट्रिशन के चलते हमें चार चीजें देखने को मिलती है: वेस्टिंग, स्टंटिंग, अंडरवेट एंड एनीमिया। वेस्टिंग मतलब कि हाइट के हिसाब से बंदे का वजन कम है। स्टंटिंग मतलब एज के हिसाब से बच्चे की हाइट कम है। अंडरवेट मतलब एज के हिसाब से बच्चे का वजन कम है। और एनीमिया मतलब जो स्टैंडर्ड रेट के हिसाब जो होना चाहिए अपने रक्त कणों की, आरबीसी की मात्रा खून में कम है। और इसकी दवाई क्या हो सकती है? आयरन, फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स दिए जाएं। तो फूड सिक्योरिटी और माल न्यूट्रिशन की ये यूएन की व्याख्याएं हैं। यूएनडीपी ने बनाया था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, साल 2000 से लेके 2015 तक कुछ करना था, और उसका पहला गोल था इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। दोनों में 50-50% कमी करनी है। 1990 में जो लेवल था उससे आधा कर देना है। तो हम पाते हैं कि हाँ, पॉवर्टी तो मतलब कि ऑन ट्रैक है, वो तो अच्छा काम हुआ, हमने देखा। लेकिन हंगर में ये मतलब बहुत ही स्लो है। फिर भी आगे बढ़ते हैं। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में बात करी गई। गोल नंबर 2 है एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इंप्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब स्वाभाविक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हम जानते हैं कि शुरुआत में वो कुछ अपने आप स्टैटिस्टिक्स थ्रो करेंगे और उसके बाद अपने को टारगेट देंगे कि साल 2030 तक आपने कुछ करना है। स्टैटिस्टिक कुछ देख लेते हैं। 4 में से 1 बच्चा पूरे विश्व में अंडर न्यूरिश है और अंडर 5 मोर्टालिटी का एक प्रमुख कारण है। 45% ऑफ द डेथ्स बिकॉज ऑफ दिस माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम। हम देखते हैं कि 2050 तक 2 बिलियन लोग ऐसे हंग्री और माल न्यूट्रिशन हो जाएंगे। हम पाते हैं कि विश्व की 40% पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। पूरे विश्व का 80% ऑफ द फूड इट कम्स फ्रॉम स्मॉल एंड रेन फेड फार्म्स। छोटे फार्म है तो ऑब्वियसली मैकेनाइजेशन नहीं हो सकता, रेन फेड है तो ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज असर कर जाएगा। तो मतलब थ्रेट इसके चलते भी बढ़ती है, बिकॉज सॉइल, फ्रेश वाटर, ओशन, फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारे पर्यावरण के चलते फूड सिक्योरिटी में अपने को तकलीफ आ सकती है। और ऐसी फूड इनसिक्योरिटी के चलते माइग्रेशन की समस्या बढ़ती है। माइग्रेशन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली अर्बनाइजेशन एंड प्रॉब्लम्स। तो ये कुछ समस्याएं हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 अपने ऊपर कुछ टारगेट रखता है कि इसके सामने लड़ने के लिए पहला गोल कि माल न्यूट्रिशन कम करना है। सबसे पहले तो आप माल न्यूट्रिशन की व्याख्या क्या होनी चाहिए वो
सभी देश मिलकर तय करें और ये काम 2025 तक खत्म कर दो। सेकंड, हंगर माल न्यूट्रिशन को ही खत्म कर दो बाय 2013, और यहाँ पर फोकस होना चाहिए, किन पे फोकस होना चाहिए? बच्चों पे, महिलाओं पे, बुजुर्गों पे। फर्स्ट थिंग तो माल न्यूट्रिशन कम करना है। अब उसके लिए स्वाभाविक है खाद्यान्न का उत्पादन, प्रोडक्शन बढ़ाना है। टारगेट दिया 2030 तक एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अब से दुगनी कर देनी है, ट्वाइस कर देनी है। लेकिन चैलेंजेस आप समझ सकते हैं, when 80% ऑफ द फूड इज कमिंग फ्रॉम स्मॉल एंड रेनफेड फार्म, तो वहां दुगनी प्रोडक्टिविटी करना मतलब इट इज अ चैलेंज। तो क्या करना चाहिए? आप जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रमोट करें, R&D, एक्सटेंशन सर्विसेज, इनमें जीन बैंक, इन सब में पैसा आपने निवेश करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। आगे कि आपने दुगना खाना बना भी दिया, लेकिन वो जब बाजार में जाए और बहुत महंगा बिके, देन पर्पज इज डिफीटेड। तो थर्ड टारगेट इज कि डोमेस्टिक कमोडिटी मार्केट में वॉलेटिलिटी कम करो। इन अदर वर्ड्स, फूड इन्फ्लेशन के सामने लड़ने के लिए यहाँ कुछ करना चाहिए। एंड सेकंड, एक देश से दूसरे देश में जो ट्रेड हो रहा है, तो ऐसे इंटरनेशनल एग्रीकल्चर ट्रेड के सारे टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर को आप खत्म कराइए। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पे देने वाली सब्सिडी को खत्म कराइए। तो अब ये पूरा एंगल बनेगा अपना WTO, फूड सिक्योरिटी, पीस क्लॉज। मैं इस पे नहीं जाऊंगा, लेकिन क्योंकि इसकी चर्चा भी हो चुकी है और ये 2013 और 14 दोनों परीक्षा में पूछ भी लिया है। तो 3 चीजें करनी है, माल न्यूट्रिशन कम करना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, और सेलिंग में ये इन्फ्लेशन वॉलेटिलिटी का फैक्टर कम करना है। अभी की परिस्थिति, यूनाइटेड नेशन एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, ये दो मिलके बनाते हैं ग्लोबल हंगर रिपोर्ट। 2015 में थीम था स्टेट ऑफ फूड इनसिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। इन्होंने अंडर न्यूट्रिशन को व्याख्या किया कि अगर बंदे को एक दिन में 1800 से कम कैलोरी मिल रहे, देन अंडर न्यूट्रिशमेंट है। और ये भी पाया कि भारत देश महान है। पूरे विश्व में हाईएस्ट नंबर ऑफ द हंग्री पीपल आर फाउंड इन इंडिया, और सेकंड नंबर चीन में है। मतलब भारत की 15% आबादी वो अंडर न्यूरिश है। वैसे उन्होंने ये भी प्रशंसा की है कि भारत सरकार के नरेगा, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ये सभी के चलते, ऐसे सोशल प्रोग्रामों के चलते परसेंटेज वाइज भूखे लोगों की संख्या कम हुई है। लेकिन एब्सोल्यूट फिगर में ये आंकड़ा फिर भी बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे किसी देश की आर्थिक प्रगति होती है, तो उस हिसाब से सोशल सर्विस इंप्रूव करनी चाहिए, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इनकम, ये इंप्रूव होना चाहिए, और अपने आप अंडर न्यूरिशमेंट का प्रॉब्लम कम होना चाहिए। तो हाँ, ये मतलब परसेंटेज वाइज कमी आप देख रहे हैं, लेकिन भारत के साथ साथ जिनकी पैरेलल GDP ग्रोथ और विकास आप देखें, मैक्सिको, ब्राजील, थाईलैंड, तो वो लोग हमसे बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए हैं हंगर एलिमिनेट करने में, हम लोग पीछे रह गए। ऐसा 2014 की रिपोर्ट में बोला था। आगे 2014 की हंगर रिपोर्ट में एक बात करी गई, हिडन हंगर। हिडन हंगर क्या है? आप किसी व्यक्ति को केवल चावल और गेहूं दे दो तो कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, वो जिंदा रहेगा, बट वो पर्याप्त नहीं है। नॉट जस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, बंदे के सर्वांगी विकास के लिए विटामिन और माइक्रोन्यूट्रिएंट भी होने चाहिए। वो नहीं मिले तो क्या है, हंगर तो पूरी हो गई, बट हिडन हंगर विल रिमेन फॉर विटामिन एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। पाया गया कि भारत में 50% से ज्यादा महिला और बालकों को एनीमिया की कमी है, क्योंकि उन्हें ये चीज नहीं मिल रही। सॉल्यूशन के रूप में आप क्या बोल सकते हैं? आयोडाइज सॉल्ट दो, फोर्टिफाइड आटा दो, क्रॉप्स का बायो फोर्टिफिकेशन किया जाए, जिसके लिए न्यूट्री फार्म स्कीम चल रही है। बायो फोर्टिफिकेशन क्या? मान लो राइस के अंदर कुछ कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक है, आप ऐसी कोई जेनेटिक टेक्निक से ऐसी नई वैरायटी बनाओ जिसके अंदर अपने आप ही वो कैल्शियम, मैंगनीज, जिंक वो पहले से ज्यादा हो, तो बायो फोर्टिफाइड वो बन गया। तो अब आप पीडीएस में उसे केवल चावल ही दोगे, फिर भी उसको विटामिन, माइक्रोन्यूट्रिएंट तो मिलेंगे। पीडीएस में भी रिफॉर्म की आवश्यकता है कि पीडीएस और राशन के नाम पे आप सस्ते में गेहूं, चावल, चीनी, खाने का ऑयल ये दे रहे हो, तो उसके साथ ये भी फल सब्जी, उसका कोई प्रावधान होना चाहिए। और लोगों के अंदर भी अवेयरनेस बढ़ाने की आवश्यकता है कि कैसे आहार लिया जाए और क्या खाना चाहिए। सरकार ने भी इस बात का संज्ञान लिया है कि हिडन हंगर से लड़ना है, एनीमिया से लड़ना है, और 2014 में नेशनल न्यूट्रिशन मिशन की शुरुआत की गई। तो एक तो हिडन हंगर। फूड सिक्योरिटी पे आते हैं। फूड सिक्योरिटी में बड़ा मुद्दा रहता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। फीचर क्या है? केंद्र सरकार पे जिम्मेदारी है कि वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की मदद से कुछ अनाज प्रोक्योर करे, उसे स्टोर करे और राज्यों को दे। राज्यों की जिम्मेदारी है कि वो गरीबों को आइडेंटिफाई करके कि इस प्रकार से आइडेंटिफाई करे कि देश की 67% पॉपुलेशन कवर हो जाए और उन्हें वो अनाज सस्ते में दे, मुफ्त में दे दे। यदि केंद्र सरकार राज्य सरकार को इस प्रकार से अनाज, या तो अनाज दो और अनाज नहीं दे पाते तो पैसा दे दो, और उसी प्रकार अगर राज्य सरकार गरीब को या तो अनाज दे और अनाज नहीं दे पाती तो अलाउंस दे दे, ताकि वो पैसे से गरीब आदमी प्राइवेट मार्केट में जाके खरीद सके।
तकलीफ क्या है? राज्य सरकारों पे जिम्मेदारी है कि वो बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करे, जिसमें सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की मदद से वो आइडेंटिफाई करना था। लेकिन क्या समस्या थी, पिछले लेक्चर में हमने बात करी, और उसके चलते अब वो स्कीम लागू ही नहीं हो पा रही। ओरिजिनल टारगेट ये था कि 2013 का ये जो कानून है उसे लागू करना था 2014 अक्टूबर में, लेकिन क्योंकि हमेशा राज्य सरकारें ये बहाना बनाती रही कि बेनिफिशियरी आइडेंटिफाई नहीं हुई, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो धीरे धीरे उसे एक्सटेंड करते गए। डेडलाइन, लास्ट डेडलाइन थी 30 सितंबर 2015, लेकिन फिर अब राज्य केंद्र सरकार ने सोच लिया कि नहीं, अब हम एक्सटेंड नहीं करेंगे, जो राज्य ये लागू नहीं करेगा उसका पीडीएस सप्लाई ही बंद करा देंगे। ऐसी धमकी देके अब वो चाहते हैं कि धीरे धीरे लागू हो जाए। फूड सिक्योरिटी एक्ट के फीचर क्या थे? राइस 3 रुपए पर किलो, व्हीट 2 रुपए और कोर्स ग्रेन 1 रुपए इस दाम पे बेचे जाएंगे। किनको बेचे जाएंगे? अंत्योदय फैमिली को, प्रायोरिटी हाउस होल्ड को। उनका कितना कोटा रहेगा? ये वाला कोटा रहेगा। उसके अलावा प्रेग्नेंट महिला को 6,000 रुपए का मतलब कंपेंसेशन, स्कूल में बच्चों को फ्री मील्स एंड रेशन की व्यवस्था। अब ये सब याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2013 की परीक्षा में ये सवाल पूछ लिया गया। एनीवेज, ओवरऑल क्रिटिसिज्म क्या है? पूरे देश की 67% आबादी को भी कवर करने की कोई जरूरत नहीं है, वो एकदम टारगेटेड छोटे सेगमेंट को आप कवर करिए, अदरवाइज योर फिजिकल डेफिसिट विल इंक्रीज और उसके चलते इकोनॉमी में और समस्या आ सकती है। फिर ये बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करना था, लेकिन आपका पूरा वो कास्ट सेंसस कंप्लीट नहीं है, उसमें भी डेटा में कई सारी खामियां हैं, ऐसा कुछ क्रिटिक बोल रहे हैं। आप बोलते हैं कि राइस, व्हीट एंड कोर्स ग्रेन देंगे, लेकिन मिल्क, फ्रूट, वेजिटेबल इनके लिए भी कुछ प्रावधान होना चाहिए था, अदरवाइज इश्यू ऑफ हाइडन हंगर विल रिमेन। फिर ये पूरा अनाज जो नीचे जाएगा तो उसका ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, करप्शन, लीकेज एंगल को बंद करने के लिए जीपीएस के फिट करना चाहिए ट्रकों के अंदर, सीसीटीवी कैमरा की, वो सारी चीजें आपने बताई नहीं। और इकोनॉमिक सर्वे तो यहाँ तक बोलना कि इस प्रकार से अनाज देने की बजाय आप गरीब लोगों को सीधा फूड स्टैम्प ही दे दो और उसकी मदद से वो जाके खरीद ले खाना। खैर, ये फूड सिक्योरिटी बिल, WTO फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसके बारे में सवाल पूछ ही लिया है यूपीएससी ने। 2013 में पूछ लिया कि ये फूड सिक्योरिटी बिल से क्या होगा और WTO में उसके रिलेटेड क्या कंसर्न है। तो फूड सिक्योरिटी के क्या फीचर थे हमने अभी देख लिए, और WTO में फार्म सब्सिडी पीस क्लॉज का क्या मुद्दा था, LCP4 में हमने बात कर ली थी। और ये वाला सवाल भी वापस 2014 में भी पूछ लिया कि भारत का WTO के लेटेस्ट राउंड ऑफ फूड सिक्योरिटी पे क्या स्टैंड है। तो देयरफॉर आई एम नॉट गोइंग इनटू दिस पोर्शन। आगे बढ़ते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बोलता था कि हंगर खत्म करो, उसमें पहला मुद्दा उसने बोला कि माल न्यूट्रिशन कम कर दो, वो हमने चर्चा कुछ की। आगे बात, प्रोडक्शन बढ़ाना है और उसकी सेलिंग जब आप करने जाओ तो महंगाई नहीं होने चाहिए, उस पे हम कुछ बातें करें। इसके अनुसंधान में सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट गोल नंबर 12 है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। हम पाते हैं विश्व में जितना भी खाना उत्पादित हो रहा है उसका 1/3 33% इट गेट्स रोटन बिकॉज ऑफ पुअर ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज। तो उस अनुसंधान में एक और गोल अपने को दे दिया कि फूड वेस्टेज को कम करना है। यूएनडीपी बोलता है कि 3 बिलियन टन फूड हर साल वेस्ट हो रहा है, लेकिन सामने 1 बिलियन लोग हंग्री है, 1 बिलियन लोग मालन्यूट्रिशन है, ऑल दोस थिंग्स। टारगेट दे दिया कि अभी जितना भी फूड वेस्ट हो रहा है उसमें 50% आप कमी करो। कमी कैसे कर सकते हैं कि पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड रिलेटेड टू दैट अपना मुद्दा आ जाता है GS3 में, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड ऑल दोस इश्यूज। फिर ये क्योंकि कंजम्पशन की बात है तो पॉल्यूशन और दूसरी R&D को प्रमोट करना है, बट दोज आर रिलेटेड टू एनवायरमेंट, तो मैं अभी नहीं जा रहा हूं। एक और गोल था कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों बनाना चाहिए? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के अंदर जितना भी खाना उत्पादित होता है उसका 98% गेट्स प्रोसेस एंड देयरफॉर वहां पर वेस्टेज कम होता है, लेकिन थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर हार्डली 30% गेट प्रोसेस, तो स्वाभाविक है अपना वेस्टेज ज्यादा होगा, तो उसके सामने लड़ने की आवश्यकता है, ऐसा भी SDG बोल के गया। अब इस अनुसंधान में प्रोडक्शन बढ़ाना है, वेस्टेज कम करना है, तो जो मुद्दे थे एग्रीकल्चर रिलेटेड कि कैसे नरेगा और MSP के चलते ये FCI ओवर प्रोक्योरमेंट ऑफ द फूड ग्रेन्स और उसके चलते टमाटर और सब्जियों के दाम में कैसे महंगाई आ गई, उसके सामने लड़ने के लिए हमने क्या करना चाहिए। फूड प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर यील्ड बढ़ाने के लिए एक्सटेंशन सर्विस, सीड, फर्टिलाइजर, मैकेनाइजेशन, इरिगेशन लोन, वहां पर क्या क्या सुधार की आवश्यकता है। और इस प्रकार से यील्ड बढ़ गई, प्रोडक्शन बढ़ गया, तो फिर प्रोक्योरमेंट स्टेज पे, प्राइवेट सेलिंग स्टेज पे क्या क्या काम करने की आवश्यकता है, वो सब हम बातें कर चुके हैं इन द L5P2 लेक्चर। दूसरी बात, APMC के बारे में भी GS3 में 2013 में यूपीएससी ने सवाल पूछ लिया है। फूड प्रोसेसिंग के नाम पे पिंक रेवोल्यूशन से कैसे अपने को न्यूट्रिशन और हेल्थ मिल सकती है, ऐसा भी एक सवाल पूछ लिया गया है। सो देयरफॉर आई एम नॉट गोइंग इनटू ऑल दिस टॉपिक्स। FCI के बारे में, FCI का काम आपको पता है कि वो MSP पे किसानों से कुछ अनाज प्रोक्योर करेगा और PDS के मार्फत नीचे डिस्ट्रीब्यूट कराना है, तो उसके प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज,
देन ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज के अंदर क्या क्या सुधार लिए जाए ताकि ये जो रॉटन ग्रेन्स और लीकेज की समस्या कम हो सके, तो उसके लिए शांता कुमार कमेटी के पूरे रिकमेंडेशन ओवरव्यू आपने देखना है तो इस लिंक पे आपको मिल जाएगा। हमारा अभी के लिए फोकस रहेगा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। एक मुद्दा अभी चल रहा है कि दाल की महंगाई। थोड़े मुद्दे आपके पास होने चाहिए। अगर इंग्लिश में आप जवाब लिखने वाले हैं देन यू नीड टू नो द इंग्लिश वर्ड्स फॉर दोज दाल्स। पिजन पी, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, इनकी क्या समस्या है? 100 रुपए से ज्यादा में ये बिक रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भारत के अंदर ज्यादातर लोग वेजिटेरियन फूड लाइफस्टाइल है, तो प्रोटीन कंजम्पशन के लिए वो मीट प्रोडक्ट्स, फिश वो सब यूज नहीं करते। पल्सेस आर द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर दिस पीपल। तो स्वाभाविक है भारत की आबादी ज्यादा है और वहां ज्यादातर लोगों को प्रोटीन लेना है, पल्स यूज कर रहे हैं तो डिमांड ज्यादा रहेगी। लेकिन उसके सामने प्रोडक्शन इतना नहीं है। हम पाते हैं कि 85% ऑफ द पल्सेस आर कल्टिवेटेड ऑन द नॉन इरिगेटेड लैंड, क्योंकि इरिगेटेड लैंड पे तो ज्यादातर किसान प्रीफर करते हैं कि राइस, शुगर, व्हीट इसे कल्टीवेट किया जाए, क्योंकि वहां पर एमएसपी बड़ा मिलता है और प्रोक्योरमेंट आसानी से हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन के अंदर भाई जब आप नॉन इरिगेटेड लैंड के अंदर ये सब कल्टीवेट कर रहे हो, अनसीजनल रेन आ गया, प्रोडक्शन बढ़िया नहीं हुआ और कमोडिटी मार्केट के अंदर वो व्यापारी उसका स्पेकुलेशन शुरू कर दे, स्वाभाविक है इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या हो सकता है? क्योंकि फसाद की जड़ ये है, इरिगेटेड लैंड में इसका प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो देन यू हैव टू करेक्ट द एमएसपी एंड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, ताकि जैसे राइस, शुगर और व्हीट किसान उत्साहित होकर स्वयं से उसका उत्पादन करते हैं, पॉलिसीज में भी वो करें। सरकार ये बोल रही है कि हम बफर स्टॉक बिल्ड करेंगे दालों का, ताकि जब इस प्रकार से महंगाई बढ़े तो एफसीआई वाले उसे रिलीज करें और सप्लाई डिमांड मैच करके हम दामों को कमी कर सके। तो हाँ, वो करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि कनाडा से या अफ्रीका से इंपोर्ट करके आप बफर स्टॉक बनाए ना। लोकल अपने किसान है उससे ही प्रोक्योर करके आप बफर स्टॉक बनाओ। इससे फायदा ये रहेगा कि किसान को अब मोटिवेशन है कि जल्दी जल्दी प्रोक्योरमेंट होने वाला है, तो मैं जाके जैसे राइस और व्हीट कल्टीवेट करता हूँ, आई विल कल्टीवेट द पल्सेस ऑल्सो। नेक्स्ट, प्रोडक्शन बढ़ाना है तो फिर हाँ, ये अनसीजनल रेन और XYZ के चलते वो खराब ना हो जाए, so then you have to increase the R&D expenditure on pest, drought resistant, high yield varieties। तो इस हिसाब से दाल पल्सेस का कुछ बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। GS3 फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। आप अपनी साइट के इकोनॉमी सेक्शन में जाएं तो पता चलेगा, एक लंबी चौड़ी उसकी सीरीज है। एडिबल ऑयल, टी, कॉफी, पोल्ट्री, मीट, फिशरीज, मिल्क, डेयरी सेक्टर, इन सभी के सप्लाई चेन में अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम इश्यू क्या है, क्या करना चाहिए, लाइक एक बार ऊपर से सभी आर्टिकल देख लेना, जस्ट ओवरव्यू। अदरवाइज जब मैंने बनाया था तो ये इस प्रकार का हो गया है, कुछ जरूरत से ज्यादा डेटा डाल दिया तो फोकस नहीं करें। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि क्या पूछेंगे, पिंक रेवोल्यूशन पूछ लिया, हो सकता है कुछ XYZ दाल पूछ लिया, ऑनलाइन पूछ लिया। तो हम कोशिश ये करें कि कुछ जेनेरिक पॉइंट्स का रट्टा मार ले, ताकि कोई भी इंडस्ट्री का अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम पूछे वही पॉइंट्स आप लिख सके एज अ फॉल बैक लाइन। तो ऐसा अगर कोई बोल बच्चन सवाल है, ऑब्वियसली फर्स्ट स्ट्रेटेजी इज रट्टा मारो जिंदाबाद, डिफाइन करो सप्लाई चेन क्या है। सप्लाई चेन मतलब कंपनी ऊपर से नीचे तक कुछ करती है क्या? इट इज अ सिस्टम दैट लिंक्स द कंपनी विद सप्लायर्स एंड फ्रॉम सप्लायर्स टू कस्टमर्स, वो है सप्लाई चेन। सप्लाई चेन का मैनेजमेंट क्या होगा कि जो भी माल सामान सही जगह पे, सही समय पे, सही कीमत पे मिल जाए, देन एफिशिएंट सप्लाई चेन है। तो मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इट ट्राइज टू ऑप्टिमाइज दिस सप्लाई चेन बाय गेटिंग द राइट थिंग्स एट राइट टाइम टू राइट प्लेस इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। तो ये हो गया अपना सप्लाई चेन मैनेजमेंट की व्याख्या। अपने GS3 में सिलेबस आप पढ़ेंगे पाएंगे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, उसका स्कोप, सिग्निफिकेंस और अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम इश्यूज और वो सारी बात। तो मतलब हमने कुछ मुद्दे रटने चाहिए ऐसे कि उसका महत्व क्या है, देन थोड़ा स्वॉट एनालिसिस कर ले कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स क्या है। तो फिर जो भी सवाल पूछे उसी में से थोड़ा जोड़ के हम बना दे अपना खाना। तो सबसे पहले सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये कि फूड प्रोसेसिंग एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकता है, माइग्रेशन कम कर सकता है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, उसके चलते आप समझ सकते हैं कि ग्रामीण इलाकों में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या? एक खेत में 200 किलो अनाज पकता है और 4 लोग लगे हैं, उसमें से आप 2 को हटा दो फिर भी उतना ही अनाज पके, तो मतलब वो 2 जने थे डिस्गाइज अनएम्प्लॉय। तो ऐसे लोगों को यदि हम थोड़ी ट्रेनिंग स्किल दे के कोई आजू बाजू की फूड इंडस्ट्री में लगा दे तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज रिड्यूस्ड। और ऐसी के चलते माइग्रेशन भी शहरों में कम होगा और ये ग्रामीण आसपास रूरबन एरिया तक सीमित रहे। यहाँ तक की एस्टिमेशन है कि 2020 तक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अपने को 1 मिलियन जॉब दे सकती है और 300 बिलियन का मार्केट दे सकती है। तो ये एक सिग्निफिकेंस हुआ। नेक्स्ट थिंग, कमोडिटी प्राइस।
हम पाते हैं कि ये दाल, ऑनियन, टोमेटोज, इन सब में वॉलेटिलिटी आती है, इन्फ्लेशन आ जाता है। तो उन्हें कंट्रोल करने में भी फूड इंडस्ट्री मदद कर सकती है 3 तरीके से। फर्स्ट इज कॉल्ड डिसइंटरमीडिएशन। डिसइंटरमीडिएशन मतलब ये जो इंटरमीडिएट स्टेज पे जो मंडी के ये एजेंट लोग होते हैं वो खत्म हो जाए, फूड इंडस्ट्री सीधा फार्मर के साथ टाइप कर ले और नीचे रिटेलर के साथ टाइप कर ले, तो मतलब बीच में ये जो बिचौलिए कम हो गए तो स्वाभाविक है एक्सप्लॉयटेशन कम हो जाएगा। उनके चलते जो कालाबाजारी होती है, उनके कमीशन के चलते जो फूड का एंड में प्राइस बढ़ जाता है, वो सब कम हो जाएगा। सेकंड, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। हम जानते हैं कि ये सरकार की एमएसपी और प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के चलते किसान राइस व्हीट ज्यादा कल्टीवेट करते हैं, फ्रूट वेजिटेबल कम कल्टीवेट करते हैं और उसके चलते नीचे इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। लेकिन ऐसी अगर कोई एफिशिएंट सप्लाई चेन बन जाए और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सीधा नीचे टाइप कर रहा है, ऊपर किया है, तो किसान को फ्रूट वेजिटेबल पे भी अच्छा प्राइस मिलेगा। देन ही विल फील मोटिवेटेड कि नहीं छोड़ो सीरियल नहीं, मैं वेजिटेबल्स फ्रूट ऐसे कुछ चीज में जाता हूं। तो अगेन लाइक दैट कमोडिटी प्राइस में आपको इन्फ्लेशन वॉलेटिलिटी कम मिलेगी। एंड सेम वे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का खुद का वेयर हाउसिंग एससीएम इंप्रूव हो जाए तो स्टोरेज है, ट्रांसपोर्ट है, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, उसके चलते कमोडिटी प्राइस में कमी आएगी क्योंकि वेस्टेज कम होगा। तो ये हो गया अपना सिग्निफिकेंस। अब बढ़ते हैं स्वॉट एनालिसिस में। सबसे पहले देख लें स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी। स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ अपनी सारी जियो क्लाइमेटिक है। 60 टाइप की सॉइल रहती है जिसमें भारत में 46 अवेलेबल, 26 टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन, मतलब अलग अलग प्रकार के सीरियल्स, नॉन सीरियल, फ्रूट, वेजिटेबल आप कल्टीवेट कर सकते हैं। अपना एक लंबा कोस्ट लाइन है तो मतलब फिशरी का फूड प्रोसेसिंग हो सकता है, इरिगेटेड एरिया है वहां से आ जाए। ग्रीन रेवोल्यूशन में अपने को सक्सेस मिला, मतलब कि हमारे पास स्ट्रेंथ तो है, मैन पावर भी है, बस करना यह है कि उनको ट्रेनिंग बढ़िया प्रोवाइड कर लें। सामने अपॉर्चुनिटी, ये सारी स्ट्रेंथ तो है लेकिन कोई ऐसा प्रोसेस फूड खरीदने वाला भी तो होना चाहिए, तभी जाके कुछ माल मिले, राइट? तो हाँ, अपॉर्चुनिटी हमने देखा 2020 तक $300 बिलियन का ये मार्केट बन सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यूथ पॉपुलेशन बढ़ रहा है, न्यूक्लियर फैमिली बढ़ रही है, लोगों का इनकम स्टेज बढ़ रहा है, टायर 1 टायर 2 सिटी इंप्रूव हो रहे हैं। तो अब ऐसे सारे लोग हैं उनके पास खाना पकाने के लिए वक्त नहीं रहता, तो प्रोसेस फूड उनको चाहिए। और आजकल ये मीडिया, सेलिब्रिटी शेफ, उनके चलते डाइट फूड, ऑर्गेनिक फूड, इन सबको बढ़ावा मिला है। बहुत सारे लोगों को लाइफस्टाइल डिजीज है, ब्लड प्रेशर, शुगर की समस्या, तो उनको भी इस प्रकार से अलग से खाना चाहिए, स्पेशल प्रोसेस फूड। तो वहां पर अपॉर्चुनिटी इनके चलते $300 बिलियन की तो है और हम वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। लेकिन अब स्वॉट में आते हैं, वीकनेस क्या है और थ्रेट्स क्या है। वीकनेस क्या है? बहुत सारी वीकनेस है, बट बॉटम लाइन इसकी पोस्ट हार्वेस्ट लॉस अपना उसके चलते ज्यादा बढ़ जाता है और वैल्यू एडिशन जो होना चाहिए वो कम रहता है। समझते हैं वैल्यू एडिशन क्या? फूड का प्राइमरी वैल्यू एडिशन हम क्या बोले कि मिल्क है, आपने मतलब गाय का दूध दो लिया और उसका पास्चुराइज करके पैक में बना दिया, वो प्राइमरी, राइट? एप्पल है, पेड़ से तोड़ के बॉक्स में फिट कर दिया, दैट इज प्राइमरी वैल्यू एडिशन। सेकेंडरी क्या? इस मिल्क से आप चीज बना लो या इस एप्पल का अगर जूस बना लो, दैट इज सेकेंडरी। टर्शरी क्या? कि ऐसे मल्टीपल प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोडक्ट्स को आप यूज करके कोई प्रोडक्ट बनाओ। फॉर एग्जाम्पल ये मैं मिल्क ले लू, फिर क्रीम ले लू, एप्पल ले लू और एप्पल आइसक्रीम बना लिया, तो इट विल बी टर्शरी, राइट? तो भारत के अंदर मोस्ट ऑफ वी ऑफन फाइंड दैट प्राइमरी स्टेज पे रुक जाता है, बहुत की सेकेंडरी, टर्शरी में कम हो रहा है, तो उसे प्रमोट, तो वो अपनी वीकनेस हो गई। सेकंड इज इंफ्रास्ट्रक्चर। आप जानते हैं रेल की समस्या, इलेक्ट्रिसिटी की समस्या, कोल्ड स्टोरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, और उन सब समस्याओं के चलते कोई भी कंपनी फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज कर नहीं पा रही है, वो अपनी वीकनेस हो गई। सरकार की फॉल्टी लेजिस्लेटिव एंड पॉलिसी भी जिम्मेदार है। एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट और वहां हर एक राज्य के अपने एपीएमसी के कानून है, तो कोई भी कंपनी सीधा किसान से प्रोक्योर नहीं कर पाती, एपीएमसी मंडी में किसान में जाना पड़ेगा, एजेंट का न्यूसेंस है, और वो सारी चीजें। हम पाते हैं कि ऐसा एग्रीकल्चर पे इनकम टैक्स नहीं लगता, बट ऐसे प्रोसेस फूड पे जा के टैक्स लगते हैं, तो वो अपने को परेशान करता है। स्वाभाविक है, उसके चलते दाम बढ़ जाएगा और लोग कम खरीदेंगे। दवा ये करनी चाहिए कि नेशनल कॉमन एग्रीकल्चर मार्केट बनाना है और बजट 2015 में उसकी बातें की गई। हमने ये भी देखा कि कैसे सब्सिडी के चलते पूरा डिस्टॉर्शन आ रहा है कि लोग किसान राइस व्हीट ज्यादा कल्टीवेट करते हैं, फ्रूट वेजिटेबल कम कल्टीवेट करते हैं। फिर ये रेलवे के अंदर फ्रेट चार्जेस ज्यादा है, तो स्वाभाविक है फूड प्रोसेसिंग को वो भी नुकसान करता है। आगे बातें, वीकनेस इस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से फूड प्रोसेसिंग कंपनी को फाइनेंस लोन लेने में दिक्कत आती है। सरकार कुछ ऐसी स्कीम चलाती है, वहां पर बैक एंडेड ग्रांट देती है। मतलब मान लो ऐसा बोल दिया कि तुम जाके, मैं एक प्राइवेट कंपनी हूं, सरकार बोलती है तुम जाके मेगा फूड पार्क बनाओ, राइट? और हम उसका सारा खर्चा आपको दे देंगे, बट खर्चा तब देंगे जबकि प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद। बैक एंडेड ग्रांट, तो वो मतलब एंटरप्रेन्योर को थोड़ा रिस्क उसमें दिखता है।
एज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। अगर वॉलमार्ट आ जाए तो देन इट विल इन्वेस्ट इन बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन मल्टी ब्रांड एफडीआई के अंदर अपनी पॉलिसी डील डाल चल रही है। उसके आगे लैंड एनवायरमेंट क्लियरेंस में तकलीफ आती है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप उसको लागू करना है नहीं करना है, डील डाल कोई क्लियर आंसर अपने को नहीं मिलता। अब ऐसा सब होएगा तो स्वाभाविक है एमएनसी कंपनी विल नॉट इन्वेस्ट मच इन इंडिया। अब इन्वेस्ट नहीं होगा तो उनकी अपनी बढ़िया जो R&D टेक्नोलॉजी है, मशीनरी, वो भारत को नहीं मिलेगी, इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं आएगी। तो स्वाभाविक है अपनी भारत की फूड प्रोसेसिंग कंपनियां वो कंपेयर टू अमेरिकन कंपनीज विल रिमेन वीक। HRD अवेयरनेस उनके सारे मुद्दे। आपने वो पढ़ा होगा कि भारत के मैंगोज को यूरोपियन यूनियन में बैन कर दिया बिकॉज फ्रूट फ्लाई कंटेमिनेशन वाज फाउंड। अब ऐसा क्यों हुआ? तो पैकेजिंग इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनके पास ट्रेनिंग, SPS, HA, CCC, कोडेक्स, इस प्रकार के सभी नॉर्म्स की जानकारी होनी चाहिए, उस प्रकार से पैकेजिंग वगैरह होना चाहिए। तो HRD अवेयरनेस का अभाव है। नेक्स्ट, प्रोसेस फूड को बढ़ावा देने के लिए जो भारत का खाना अन्य देशों में बेचना है, तो हाँ, बासमती राइस, दार्जिलिंग टी, अल्फांसो मैंगो, ये तो दूसरे विश्व के लोग जानते हैं, बट उसके अलावा भी बहुत सारी भारत की खाने की चीज है जिनके बारे में वो नहीं जानते हैं। तो उसके पैकेजिंग, ब्रांडिंग, प्रमोशन के लिए कुछ हमने काम करना चाहिए। सो दीज आर सम ऑफ दी वीकनेसेस। नाउ मूविंग टुवर्ड्स थ्रेट्स। वीकनेस अपनी खुद की है, थ्रेट्स दूसरे लोग बंदूक लेके खड़े हो जाए, दैट इज थ्रेट्स। थ्रेट्स कौन कौन सी? डंपिंग ड्यूटी। भारत के श्रिम्प्स जब अमेरिका में एक्सपोर्ट किए जाते हैं तो उसके ऊपर वो लोग डंपिंग ड्यूटी डाल देते हैं, ये एलेज करके कि ये जानबूझ के यहाँ पर सस्ते में बिका जा रहा है कंपेयर टू द इंडियन मार्केट। चीन में भारत के फूड प्रिजर्वेटिव बेचने को जाते हैं तो वो लोग भी उस पर डंपिंग ड्यूटी डाल देते हैं टू प्रोटेक्ट देयर ओन लोकल इंडस्ट्री। तो ये अपने लिए एक थ्रेट हो गई डंपिंग ड्यूटी। सेफ्टी नॉर्म्स, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने SPS, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी एग्रीमेंट बनाया है। उसके अलावा कोडेक्स, HA, CCC, इस प्रकार के सारे नॉर्म्स हैं। बॉटम लाइन इज, इन सब का मतलब एक्सक्यूज लेके फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज विल बैन आवर प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल, आपने मैंगो बेच दिए तो वो बोलेंगे इसमें फ्रूट फ्लाई कंटामिनेशन है और उसके चलते हमारे यहाँ कुछ रोग हो सकता है, XYZ थिंग, तो SPS एग्रीमेंट के नाम पे आपकी चीज बैन कर दी। आप अगर श्रिम्प बेचते हैं, ऐसा कुछ मटन या एनिमल प्रोडक्ट बेचते हैं, तो वो बोलेंगे कि इसके अंदर तो एंटीबायोटिक ज्यादा है और उसके चलते कैंसर हो सकता है, देन वी विल बैन। तो मतलब कि ये एनिमल फिश प्रोडक्ट को बैन किया जाता है रोग के चलते। फॉर एग्जांपल, बीफ आप भेजे तो फूट एंड माउथ डिसीज के नाम पे बैन कर दिया, श्रिम्प भेजे तो एंटीबायोटिक के नाम पे बैन कर दिया, फ्रूट वेजिटेबल भेजे तो ये फंगस और फ्रूट फ्लाई के नाम पे बैन कर दिया। तो ये सेफ्टी नॉर्म्स भी अपने लिए एक प्रकार का थ्रेट है, वो लोग उसे यूज करते हैं। देन कंपटीशन। कंपटीशन इसलिए भारत में अपना ये आसाम की टी, दार्जिलिंग टी, हाँ ये अपना दबदबा है, लेकिन सामने केन्या वाले भी बहुत प्रमोट कर रहे हैं, तो उनके जरिए वो लोग अपने मार्केट को इंटरनेशनल मार्केट में, रशिया हो, ईरान हो, जहां अपनी चाय बिकती थी, ये लोग वहां पेनिट्रेट कर रहे हैं। और दो सिल्वर लाइनिंग इसकी, इस बार केन्या के अंदर ड्रॉट फेमाइन की कंडीशन है, तो वहां चाय का इतना उत्पादन नहीं हुआ, तो हाँ हम बच गए। लेकिन ये क्या हुआ, ये तो फिर भी एक थ्रेट है। अपनी वीकनेस को हमने कम करना चाहिए ताकि हम इनसे लड़ सकें। सेम वे अपनी फिशरी, मरीन प्रोडक्ट, श्रिम्प, हाँ उसमें दबदबा है, तो सामने एशिया की वियतनाम, फिलीपींस, ये लोग भी अपना दबदबा बनाए रखें, उनका कंपटीशन है। देन एक्सचेंज रेट। एक अमेरिकन इंपोर्टर देखे कि $1 में कितने रुपए मिलेंगे और $1 में कितना पाकिस्तानी रुपीज मिलेंगे और उसमें पर किलो मैंगो का क्या दाम है, देन ही विल फाइंड कि पाकिस्तान से बासमती लाना या मैंगो इंपोर्ट करना उसके लिए ज्यादा फायदेमंद है। सो लाइक दैट एक्सचेंज रेट्स आर ऑल्सो हर्टिंग। तो दीज आर सम ऑफ द थ्रेट्स। हम वापस आते हैं, हंगर्स की बात कर रहे थे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में एक तो उसने बोला कि हंगर, माल न्यूट्रिशन एलिमिनेट करना है, तो हमने वहां पर फोकस किया कि फूड सिक्योरिटी एक्ट और हिडन हंगर देखा। फिर वॉलेटिलिटी को कम करना है, तो उसमें WTO वाला एंगल हमने नहीं देखा बिकॉज पूछ लिया है, APMC वाला एंगल भी नहीं देखा बिकॉज पूछ लिया है। आगे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, एग्रीकल्चर यील्ड और वो सारी बातें, तो इकोनॉमिक सर्वे वाले L5P2 पावर पॉइंट आप सेल्फ स्टडी करेंगे। अभी हम क्या फोकस कर रहे हैं कि वैल्यू एडिशन बढ़ाओ, वेस्टेज कम करो, और उसके लिए हम दो बातें होनी थी। एक की जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट हो रहा है, वहां शांता कुमार कमेटी के सारे मुद्दे लगा दो, तो पब्लिक प्रोक्योरमेंट में वेस्टेज कम हो जाए। और प्राइवेट प्रोक्योरमेंट और प्रोसेसिंग हो रहा है, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वहां पर सिग्निफिकेंस देख लिया और स्वेट एनालिसिस भी कर लिया, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट देख लिया। अब आते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन हम समझ गए कि सप्लाई से लेके नीचे कंज्यूमर तक की जो पूरी लाइन बनती है वो सप्लाई चेन, और उसका बढ़िया मैनेजमेंट कब होगा, जब राइट थिंग्स आर अवेलेबल इन राइट क्वांटिटी, राइट प्राइस एट राइट प्लेस एट राइट टाइम। बात करते हैं
कंपनी अपनी इधर है जो प्रोसेस करती है और रॉ मटेरियल ऊपर सप्लायर से लेके आती है, तो वो सारा हो गया अपस्ट्रीम। अब अपस्ट्रीम इश्यू क्या है, हम जेनेरिक मुद्दे याद कर ले, फिर चाहे वो एडिबल ऑयल का पूछे, ऑनियन का, टोमेटो, XYZ, वो सारे हम यूज कर सके। अपस्ट्रीम इशू एक तो है एपीएमसी कानून, जिसके चलते कंपनी सीधा फार्मर की घर से प्रोक्योर नहीं कर सकती, फार्मर ने मंडी में जाके उसे बेचना है। नेक्स्ट थिंग, कंपनी अगर माजा बना रही है तो उसे यूनिफॉर्म क्वालिटी के मैंगो चाहिए, किसान केचप बना रहे यूनिफॉर्म क्वालिटी के टोमेटो चाहिए, तो उसने किसानों को जाके बोलना पड़ेगा तुम ये वाला सीड, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, इरिगेशन टेक्निक यूज करो ताकि मुझे इस प्रकार का मिले, राइट। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होना चाहिए, लेकिन उसके लिए पूरे कानून और उसमें बॉटलनेक्स हैं। नेक्स्ट, अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी करके मास स्केल पे प्रोड्यूस करना है तो छोटे नहीं बड़े फार्म होने चाहिए, वहां मैकेनाइजेशन होना चाहिए, उसके लिए लैंड रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। किसानों को ये भी पता नहीं रहता कि कौन सी फल सब्जी उगाना ज्यादा बेहतर है जिसे ज्यादा प्राइस मिले, तो कमोडिटी प्राइस की इनको इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। इस प्रकार के अपस्ट्रीम आप इशू को चर्चा करें। खैर, ये सब अपस्ट्रीम बॉटलनेक्स के सामने लड़के भी अगर कोई कंपनी ऊपर इंटीग्रेट कर ले, फॉर एग्जांपल अमूल का काम क्या है, दूध को प्रोक्योर करे और प्रोसेस करके मिल्क प्रोडक्ट बनाए, राइट। लेकिन अमूल ऊपर चल के, प्रोसेसिंग से ऊपर यहां तक चल के हर एक गांव के अंदर एक कोऑपरेटिव, विलेज कोऑपरेटिव बनावे जो कि वो वहां से मिल्क प्रोक्योर करना शुरू करे, देन इट इज कॉल्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन। तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन तब होगा आगे। अब इस प्रकार से जो भी खाना की चीजें बना ली डाउनस्ट्रीम में, ये जब प्रोसेस करके आएगी, ये कंपनी प्रोसेस करना शुरू करेगी, तो पॉलिसी के रिलेटेड बॉटलनेक्स इश्यूज, फाइनेंस उसको लोन नहीं मिल रहा है, टैक्सेशन हमने देखा कि एग्रीकल्चर पे इनकम टैक्स तो नहीं, बट अदर जब आप प्रोसेस फूड बेचने जाओगे तो वैट के नाम पे XYZ बहुत सारे टैक्स लगते हैं, FCI, FDI, सब्सिडी, फ्रेट चार्जेस, वो सब सारी इश्यू की हमने बात करी। इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स हैं, रोड, कोल्ड स्टोरेज, इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ पर इंटरमीडियरीज का भी पूरा न्यूसेंस, मिडलमैन की बात कर लो या कमोडिटी मार्केट भी बात कर लो। कमोडिटी मार्केट में आप याद करो NACL स्कैम हुआ था, राइट। तो ऐसे लोग मतलब कुछ ना कुछ गलती करके, गलत काम करके कमोडिटी की शॉर्टेज क्रिएट करते हैं, आर्टिफिशियली उनका प्राइस बढ़ाते हैं, स्पेकुलेट करते हैं, राइट। सो उसके लिए क्या रिफॉर्म हो सकता है, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन को सेबी के साथ मर्जर करने की काम हो चुका है। क्या तो ये सारे चीजों से लड़ते हुए भी कंपनी ने अब कोई फूड प्रोसेस कर दिया, अब वो नीचे बेचने जाएगी तो रिटेलर एंड कंज्यूमर, वो हो गया डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में क्या मुद्दे हैं, एक तो मुद्दा पैकेजिंग कॉस्ट का। भारत के अंदर पीपल आर प्राइस कॉन्शियस, तब 50 रुपए की मैगी बेचने जाओ कंपेयर टू देखिए 5 रुपए की मैगी, तो वो जल्दी से बेच सकते हैं। बट जब 5 रुपए की मैगी तो हर एक के ऊपर लेयर रैप करना पड़ेगा, तो वो क्या हो गया, पैकेजिंग कॉस्ट आपका बढ़ाता है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम कराता है। टैक्सेशन के ऐसे सारे इश्यूज। इंटरनेशनल मार्केट में आप जाओ तो डंपिंग और सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी इश्यूज के नाम पे अपनी फ्रूट, वेजिटेबल, एनिमल प्रोडक्ट्स, रिम्स, इन सबको बैन कर दिया जाए, तो ये सारे हो गए अपने डाउनस्ट्रीम इश्यू। इन सबसे भी लड़के अगर कंपनी नीचे इंटीग्रेट होने की कोशिश करे, यही वाली अमूल कंपनी, राइट, आइसक्रीम बना दिया, पिज्जा बना दिया, अब वो नीचे अपने खुद के पार्लर खोल दे जहां की आइसक्रीम पिज्जा बेचना शुरू कर दिया जाए, देन इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। आप शब्दों में फर्क समझिए, अपस्ट्रीम में जो हुआ वो है बैकवर्ड इंटीग्रेशन, डाउनस्ट्रीम में जो हुआ वो है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। और ये सब कुछ बैकवर्ड भी हो जाए, प्रोसेसिंग भी और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी हो जाए, तो कंप्लीट इंटीग्रेशन दैट इज कॉल्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। ऐसा बड़ी एमएनसी करते हैं, राइट। शेल देख लो, ब्रिटिश पेट्रोलियम, तो वो ऑयल भी प्रोक्योर करने का ऑयल वेल भी उनका होगा, प्रोसेस करने का रिफाइनरी भी उनका होगा, नीचे बेचने का पेट्रोल पंप भी उनका होगा। तो लाइक दैट वर्टिकल इंटीग्रेशन करने की भारत में भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आवश्यकता है। अब ऐसा नहीं कि सरकार सो रही है, सरकार भी कुछ स्कीम पॉलिसी तो चलाती है। 2008 में मेगा फूड पार्क बनाए गए। फंडा ये था, गांव के अंदर जो भी फ्रूट वेजिटेबल प्रोड्यूस किए तो आप सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाओ, वो लोग उसको कलेक्ट करेंगे और प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर पीपीसी पे लेके आएंगे, वहां पर उनका सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, पैकिंग किया जाएगा और आगे प्रोसेस के लिए भेजेंगे। यहां तकलीफ क्या हुई कि ये सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग के लिए जो स्टेट ऑफ आर्ट मशीनरी होनी चाहिए वो वहां पर उपलब्ध नहीं है, और अब महंगी मशीनरी लगाई है तो स्वाभाविक है वो जो भी प्राइवेट कंपनी है वो किसानों से उसका भाड़ा ज्यादा मांगेगी, तो किसान अफोर्ड नहीं कर पाए, तो यहाँ पर पीपीसी मॉडल फेल। ये सब कुछ करके आगे बढ़ गया, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग करके आपने मान लो कि एप्पल्स आगे बढ़ा, देन दे विल गो टू सीपीसी, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर एट द मेगा फूड पार्क। वहां पर कोल्ड स्टोरेज यूनिट होंगे, उस अगर आम या एप्पल कच्चा है तो राइपनिंग चेंबर होंगे, उसका वेयर हाउस, उसका वेइंग करना है, पैकेजिंग करना है, प्रोसेसिंग,
जैम बनाया, जेली बनाया, स्क्वाश बनाया, वो सारी सुविधाएं यहाँ पर हैं। और वहां से आगे ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, रेल, रोड, रिफर वैन्स, ट्रक, वो सब कुछ दे दिया। तो ये पूरा मतलब मेगा फूड पार्क एम्बिशियस प्रोजेक्ट 2008 से शुरू किया। लेकिन अभी कुछ महीने पहले ही क्रिटिसिज्म आया। इंडस्ट्रियल बॉडीज ने एक रिपोर्ट सरकार को दिया है कि ये आपका मेगा फूड पार्क तो प्रोजेक्ट फेल है, क्योंकि आपने जो भी मतलब ग्रांट में पैसा दे दिया उसके सामने उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं दे पाया। क्योंकि इस प्रकार के मेगा फूड पार्क जो अन्य देशों में है उसका आपने स्टडी करना चाहिए था और उससे गुड प्रैक्टिसेस इंपोर्ट करना चाहिए, जो आपने नहीं किया। नेक्स्ट थिंग, आपने यहाँ पर अच्छा चीज बना भी दिया बट एक्सपोर्ट पे आपका फोकस नहीं है। मतलब अगर विशाखापट्टनम में कुछ बन रहा है देन पोर्ट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, वहां पर कोई स्पेशल ऐसा कस्टम इंस्पेक्शन ऑफिस होना चाहिए जो उसका सीधा एक्सपोर्ट करा सके टू द साउथ एशियन कंट्रीज। इस प्रकार की एक्सपोर्ट मेंटालिटी आपने नहीं दिखाई। और एफडीआई टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करने के लिए जो पॉलिसी रिफॉर्म लेनी चाहिए वो आपने नहीं लिए। तो मतलब ये आपके सो कॉल्ड मेगा फूड पार्क, उसमें भी उतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी नहीं जो अन्य देशों के अंदर मौजूद रहती है। आगे बढ़ते हैं। फूड सेफ्टी। फूड सेफ्टी में मैगी का मुद्दा। मैगी के सामने 3 चार्ट हैं। एक कि जो उसके अंदर लेड होना चाहिए वो परमिसिबल लिमिट से ज्यादा है। सेकंड, मैगी ने ओट नूडल्स इशू कर दिए लेकिन उसके लिए अप्रूवल नहीं लिया था। थर्ड, मिस लेबलिंग। मैगी का लेबल ये बोलता है देयर इज नो मोनोसोडियम ग्लूटामेट, MSG। मोनोसोडियम ग्लूटामेट इज वन टाइप ऑफ फ्लेवर इनहांसिंग एजेंट इन दी चाइनीज फूड, लेकिन उसकी ज्यादा मात्रा से ओबेसिटी, लिवर मालफंक्शन हो सकता है। तो मैगी वाले ने लेबल ये लिखा था कि नहीं है बट स्टिल इट वाज फाउंड। सो 3 इशू, लेड, अप्रूवल के बिना ओट्स रिलीज किए और मिस लेबलिंग कर दिया। स्वाभाविक है इसकी जो रेगुलेटरी बॉडी है फसाई, उसने बैन कर दिया। फिर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बैन को लिफ्ट कर दिया, ये बोल के कि फसाई ने नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल फॉलो नहीं किए। खैर, इस अनुसंधान में GS2 के अंदर मुद्दा आता है रेगुलेटरी बॉडीज। साई तो आपको पता होगा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये फसाई क्या है? फसाई इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका काम क्या है? नाम से ही प्रसिद्ध है कि जो लोगों के खाने के लिए खाना है वो सेफ होना चाहिए। एक प्रकार की स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्यों? 2006 में ये कानून बना के इसे बनाया गया है और ये हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर रह के काम करती है, अलग अलग कानूनों को लागू करती है। फूड एडल्ट्रेशन एक्ट देख लो, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, मीट प्रोडक्ट ऑर्डर एंड लाइक दैट। फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर FPO, आपने देखा हो किसान जाम जेली के ऊपर लिखा होता है FPO अप्रूव्ड, राइट? तो ये सब कुछ चीजें फसाई लागू करती है। फिर बोल बच्चन चीजें, मतलब मैन्युफैक्चरिंग पे मॉनिटर करेगी, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, इंपोर्ट, सर्वे, ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट को बढ़ाएगी, एडवाइजरी फंक्शन देगी हेल्थ मिनिस्ट्री को, लाइक दैट। तो ये तो मतलब उसके फंक्शन और क्या काम करती है, क्या इसकी लिमिटेशन है। पूरे भारत में जितनी आबादी है, जिस प्रकार के खाने हैं उस सबका रेगुलेशन करना है, उसके लिए पर्याप्त साइंटिस्ट मैन पावर इनके पास उपलब्ध नहीं है। कई राज्यों में तो ऐसी टेस्टिंग लेबोरेटरी भी उपलब्ध नहीं है। फिर बहुत नई नई टाइप के ये जो अलग अलग खाने व्यंजन वगैरह बन रहे, तो वो प्रोसेस फूड की नई नई वैरायटी जो बाहर से आ रही है, तो उसमें क्या पैरामीटर्स होने चाहिए इनके पास कुछ आइडिया नहीं है। हम पाते हैं कि रोज नए पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड आ रहे हैं, राइट? तो फूड के अंदर उनका कंटेमिनेशन होता है, तो नई लिमिट्स को प्रिस्क्राइब करने की आवश्यकता है। वो काम करने के लिए इनके पास पैसा और मैन पावर नहीं है। तो R&D और फंडिंग बढ़ाना चाहिए। ऐसे कुछ आप रिफॉर्म्स लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा ओरिजिनल सवाल, discuss the significance of food processing industry in alleviating the issues of malnutrition and inflation in India। कुपोषण, मुद्रास्फीति के सामने लड़ने के लिए ये फूड प्रोसेसिंग कैसे मदद कर सकती है, GS2 के लिए भी और GS3 के लिए भी। लिखते हैं। तो अब इंट्रोडक्शन में कुछ लिखेंगे और फिर बात करेंगे कि इन्फ्लेशन के सामने लड़ने में कैसे मदद करेगी, माल न्यूट्रिशन के सामने लड़ने में कैसे मदद करेगी, और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन क्या? इंट्रोडक्शन 3 तरीके से हो सकता है। आप जो भी टर्म है उसे डिफाइन करो, या फिर उसका ओरिजिन दे दो, या स्टैटिस्टिक साथ में जोड़ दो। अब यहाँ डिफाइन में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को क्या डिफाइन किया, राइट? तो ओरिजिन और स्टैटिस्टिक वाले स्ट्रेटेजी से बढ़े। ओरिजिन कैसे कि खाना तो बहुत उत्पादन होता है, लेकिन फिर स्टैटिस्टिक शो कर दो कि ज्यादा बिगड़ जाता है या बहुत महंगाई है, दैट इज द इंट्रोडक्शन। और फिर पैराग्राफ 1 और 2। तो उस प्रकार से इंट्रोडक्शन कुछ बनाते हैं कि डिस्पाइट लार्ज प्रोडक्शन ऑफ फूड, नियरली 1/3 इज लॉस्ट ड्यूरिंग पोस्ट हार्वेस्ट फेज, राइट? thereby affecting the price and availability of food, especially for lower strata of society। अब क्योंकि 1/3 लॉस्ट हो गया, उसके चलते महंगाई बढ़ी और उसके चलते गरीब आदमी वो खरीद नहीं सकता, तो उसको माल न्यूट्रिशन की समस्या है। इस प्रकार का कुछ इंट्रोडक्शन आया। अब पैराग्राफ 1 कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में कैसे मदद कर सकती है।
फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सबसे पहले महंगाई को कम करने में कैसे मदद कर सकती है, तो आप टर्म यूज करेंगे डिसइंटरमीडिएशन। डिसइंटरमीडिएशन के जरिए जितने मिडल मैन है वो चले गए, तो वो जो ब्लैक मार्केटिंग करते थे, आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करते थे, उनके जो कमीशन के चलते दाम बढ़ते थे, वो सारा इन्फ्लेशन का मुद्दा चला गया। नेक्स्ट, बढ़िया उनका एफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट होगा, तो फ्रॉम फार्म टू फोर्क स्टोरेज प्रोसेस ये सब कुछ बढ़िया होगा, तो जो 1/3 लॉस्ट हो रहा था अपना फूड वो कम लॉस्ट होगा, तो अवेलेबिलिटी बढ़ेगी और सप्लाई डिमांड के हिसाब से अगर सप्लाई बढ़ रहा है तो इन्फ्लेशन उतना कम होना चाहिए। सो हायर अवेलेबिलिटी शुड लीड टू अफोर्डेबल प्राइसेस टू द कस्टमर्स। अब अफोर्डेबल प्राइस से आप दूसरे पैराग्राफ पे आएंगे कि माल न्यूट्रिशन से लड़ने में कैसे मदद करेगा। फर्स्ट थिंग कि क्योंकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के जरिए आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क, प्रोटीन, सीरियल, न्यूट्रिशियस फूड ये सभी सीजन में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, एक बात। दूसरी बात, किसानों को अच्छे प्राइस मिलेंगे क्योंकि ये डिसइंटरमीडिएशन के जरिए एजेंट चले गए, राइट। सेकंड, हमने ये भी देखा कि 1 मिलियन लोगों को यहाँ पर रोजगार भी मिल सकता है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो सकता है। अब अगर ऐसी चीज हो रही है कि किसान और गरीब लोगों को रोजगार मिल रहा है, अच्छा पैसा मिल रहा है, देन देयर परचेजिंग पावर विल इंक्रीज एंड दे विल बी एबल टू स्पेंड मोर मनी ऑन दिस सीरियल, प्रोटीन, मिल्क एंड न्यूट्रिशियस फूड। अब आप समझिए माल न्यूट्रिशन की तकलीफ भारत में क्यों है, क्योंकि गरीबों के पास या तो खाना नहीं मिल रहा है या फिर कितना पैसा नहीं है कि वो अच्छा खाना खरीद सके। सो लाइक दिस, क्योंकि उसमें जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है, then it will help the local people to buy nutritious food, so enabling the lower strata to purchase more food, better quality food। और यहाँ पर भी अगर आपको स्टैटिस्टिक याद आ जाए तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो वो याद करो। यूएन फाओ का हंगर रिपोर्ट 2015 की भारत देश महान है, यहाँ पूरे विश्व की सबसे ज्यादा हंगरी आबादी है। सो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कैन थस इनेबल लोअर स्ट्राटा टू परचेज फूड इन अ कंट्री दैट इज होम टू हाईएस्ट नंबर ऑफ हंगरी पीपल इन द वर्ल्ड। आगे बढ़े स्टैटिस्टिक्स और कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप क्या बोलेंगे कि ये सारी चीज की आप समरी दे दो और फिर कुछ एसडीजी या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के एंगल फिट कर दो। कंक्लूजन में आप लिखेंगे एफपीआई कैन थस इंक्रीज द अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड। बस, तो अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी हो गया तो मतलब इनडायरेक्टली इंप्लाइड है कि वो इन्फ्लेशन भी कम कर देगा और माल न्यूट्रिशन भी कम कर देगा, एंड इन टर्न help India to achieve the sustainable development goal targets of ending hunger and malnutrition by 2030। इतना कंक्लूजन पर्याप्त है, आपका काम हो गया कि एफपीआई की मदद से अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी और एसडीजी का ये हंगर मालन्यूट्रिशन एंगल खत्म हो गया बात। फिर यहाँ पर चलते चलते आपने ऐसे पॉइंट नहीं माने हैं कि हावेवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीड्स टू करेक्ट द पॉलिसी ऑन सब्सिडी इन एमएसपी टू एड्रेस द फंडामेंटल इशू ऑफ एग्रीकल्चर, की प्रोडक्शन बढ़े तभी जाके वो हो सकता है लाइक दैट। ऐसा कुछ भी प्रोविजन यहाँ पर लिखना नहीं चाहिए। वाई? सवाल क्या था, एफपीआई का सिग्निफिकेंस लिखो, तो फिर एफपीआई का ही सिग्निफिकेंस लिखो, एग्रीकल्चर सवाल में नहीं है। दूसरा, सिग्निफिकेंस लिखना है तो मतलब कि पॉजिटिव नोट पे अपना कंक्लूड होना चाहिए। यहाँ पर ये क्रिटिक वाला नोट, नेगेटिव नोट बन रहा है, तो इसे अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट, फिर आपको चलते चलते याद आ जाएगी, अरे हाँ, एफपीआई को प्रमोट करने के लिए तो सरकार ने वो मेगा फूड पार्क बनाए थे, कोल्ड स्टोरेज और उसका मॉडर्नाइजेशन करने के लिए कुछ स्कीम चलाए थे XYZ, तो वो कंक्लूजन में नहीं लिखना है। वो सारी चीजें कहां पर होनी चाहिए, इन दी बॉडी। अब इन दी बॉडी आप ये कैसे टाका जोड़ सकते हैं, ऐसा बोल के कि एफपीआई का ये महत्व है एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने में, हंगर मालन्यूट्रिशन कम करने में, इन्फ्लेशन कम करने में, सरकार को भी इस महत्व का अंदाजा हुआ है। देयरफॉर दे हैव लॉन्च द न्यू स्कीम्स लाइक मेगा फूड पार्क, कोल्ड स्टोरेज, मॉडर्नाइजेशन, XYZ, और फिर आप कंक्लूजन की तरफ बढ़ सकते। सो दैट कंक्लूड्स आवर हंगर एंड फूड प्रोसेसिंग इश्यू। अब आगे बढ़ते हैं। स्लाइड खत्म होती है, पिक्चर खत्म नहीं हुआ। इस सवाल का जवाब लिखिए, गिवन द मल्टीपल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, इट्स प्रिवेंशन एजेंडा रिक्वायर्स क्रॉस सेक्टोरल गवर्नमेंट इंटरवेंशन विद स्पेशल फोकस ऑन वीमेन। इलेबोरेट। और ये पूरा मतलब चीज मैंने उठा के बनाई है, इकोनॉमिक सर्वे लास्ट वाला था वहीं से।